सो टेल मी कि एक बिजनेस ओनर है, उसने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वो चाहता है कि मुझे रियल एस्टेट में भी वेल्थ क्रिएट करनी है। सो उसके लिए क्या राइट फ्रेमवर्क हो सकता है, स्मार्ट फ्रेमवर्क क्या हो सकता है? शुभम भाई, ऐसा है कि कल रात को ही मैं किसी के साथ बैठा हुआ था। तो उनका सेकंड जनरेशन बिजनेस है, दिल्ली में बिजनेस है। पहला पॉडकास्ट है मेरे मुंबई में, और मैं हूँ डिमांडिंग गेस्ट। भाई मैं उठ के चला जाऊंगा। तो उनके पास अच्छा बिजनेस है और 20 करोड़ के आसपास वो अभी कर रहे हैं। उनकी 2 फैक्ट्रीज हैं दिल्ली के बहुत बढ़िया जगह पे, बहुत बढ़िया। मैं 5 डिफरेंट बिजनेसेस के रिटेलर पे हूँ। रिटेलर का मतलब है वो हर महीने मेरे को पैसे देते हैं। ओके, चाहे मैं उनका क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में, या इनको कैसे वो फिगर आउट कर सकते हैं, या फिर एक ईएमआई से वो एक लाइक HNI लेवल में या हाई इनकम लेवल पे कैसे जा सकते हैं? भाई जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर इनको समझ आ गया तो ये मिलियनेयर डेफिनेटली बन सकते हैं। वो ये है कि भाई जो पैसा है ना, एलबी के ऐसे 2 से 3 चीजें आप मुझे बताइए हमारी ऑडियंस को कि जब वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रही है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखे जिससे वो स्कैम से बच जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट काफी खास है बिकॉज हर किसी का सपना होता है कि वो अपना एक ड्रीम होम बिल्ड करे, वो अपने लिए फ्लैट बुक करे, बट ड्यू टू सम EMI रीजन की वजह से वो नहीं कर पाता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से वो नहीं कर पाता है। बट डोंट वरी, इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में बात करी है कि कैसे आप अपना ड्रीम होम बिल्ड कर सकते हैं, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लॉट बेटर होते हैं या फ्लैट बेटर होते हैं, किस तरीके से आप ROI बना सकते हैं, 1% लोगों का माइंडसेट कैसा होता है, रियल एस्टेट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, कैसे आप किसी भी प्लॉट या किसी भी एरिया को फिगर आउट कर सकते हैं, किसी ग्रोथ कितनी होने वाली है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों के ऊपर में हमने डिटेल में बात करी है कि कैसे आप अपने बिजनेस को 10x लेके आ सकते हो। अगर आप एक स्टार्टअप ओनर हो, उसे आप अपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे अपने लिए आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, ये सारी चीजों में। सो आज जो हमारे गेस्ट है वो एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है और उन्होंने काफी लोगों को हेल्प करी है कि रियल एस्टेट पे उनके बिजनेस को वो 10x लेके जा सके। सो आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर जसमीत सिंह। So welcome Jasmeet sir to Happen Recently podcast. Thank you so much Shubham, thank you so much for having me. I appreciate it. So Jasmeet sir, मैंने देखा आपने बहुत सारे लोगों को हेल्प करी है कि उनके ड्रीम होम को बिल्ड करने में या ड्रीम होम को कंप्लीट करवाने में या उनके गोल को अचीव करवाने के लिए। जी। So tell me कि एक बिजनेस ओनर है, उसने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वो चाहता है कि मुझे रियल एस्टेट में भी वेल्थ क्रिएट करनी है। सो उसके लिए क्या राइट फ्रेमवर्क हो सकता है, स्मार्ट फ्रेमवर्क क्या हो सकता है? So शुभम भाई, ऐसा है कि कल रात को ही मैं किसी के साथ बैठा हुआ था। तो उनका सेकंड जनरेशन बिजनेस है, दिल्ली में बिजनेस है। पहला पॉडकास्ट है मेरे मुंबई में, और मैं हूँ डिमांडिंग गेस्ट। चाय मेरे को टाइम से देते रहना। अगर चाय ना मिली भाई मैं उठ के चला जाऊंगा। यस ठीक है, चाय मेरे को टाइम देना चाहिए। पहला सीधा एयरपोर्ट से आया हूँ मैं, ठीक है। तो चाय बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली का लौंडा हूं, वैसे भी चाय बहुत जरूरी मेरे लिए है ना। नशा चाय का नशा। सो एनीवेज, गोइंग बैक, मैं कल रात को ही किसी के साथ बैठा हुआ था। तो उनके पास अच्छा बिजनेस है और 20 करोड़ के आसपास वो अभी कर रहे हैं। उनकी 2 फैक्ट्रीज हैं दिल्ली के बहुत बढ़िया जगह पे, बहुत बढ़िया। तो मतलब वो पेड ऑफ है, कुछ उसमें मॉर्गेज नहीं है, कुछ लोन नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई तेरा गोल क्या है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अभी क्या कर रहा है, अपना फोकस कह रहा है मैं स्टॉक मार्केट भी कर लूं, मैं रियल एस्टेट भी कर लूं, मैं अपना बिजनेस भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। द प्रॉब्लम इज, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम सबकी यही है, हमारे पास फोकस नहीं है। राइट। दूसरी बात यार, जब तुम्हें पता है कि तुम लेवरेज कर सकते हो किसी बंदे के जिसके पास ऑलरेडी एक्सपर्टीज है, व्हाई वुड यू डू इट? राइट। आप जो करते हो, कितनी देर हो गई आपको करते हो काम? ये मेजरली 3 इयर्स। 3 इयर्स हो गए ना, आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। राइट। वो मेरे पास नहीं है। राइट। जो आप PR का काम करते हो, जो PR एजेंसी रन करते हो, राइट, उसमें गूगल का भी आप करते हो, आई नो आप जो करते हो, पर वो मेरे पास नहीं है। मैं क्यों करूं वो? राइट। डेफिनेटली जो गरीब माइंडसेट होता ना, या जो गरीब लोग होते हैं उनका यही प्रॉब्लम है कि भाई सब कुछ अपने आप करना है। डेफिनेटली आई एग्री। सब कुछ अपने। मैं भाई रहता हूँ सिडनी में, मैं न्यूजीलैंड में भी रह चुका हूँ। न्यूजीलैंड में आप कह सकते हो मैं बड़ा हुआ हूँ। आज तक मैंने अपने घर की घास नहीं काटी, क्योंकि मेरे को पता कि जो मेरे टाइम की वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा है। घर पे कुछ टूटता है तो मैं ठीक नहीं करने बैठ जाता, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई मेरे टाइम की जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा है। शुभम भाई, मैं जो बोलने वाला हूँ, आई नो मैं स्टोरी से थोड़ा साइड पे जा रहा हूँ, पर जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर आपकी ऑडियंस ने कर लिया, इनकी जिंदगी ना बदल जाएगी
तो मैं काम करना छोड़ दूंगा। ओह, दैट्स अमेजिंग। मानेंगे नहीं है, 90% लोग नहीं मानेंगे, पर फिर भी क्योंकि 10% लोगों के लिए मैं आया हूं तो उनको तो बताना जरूरी है। गाइस ध्यान से सुनिए, बिकॉज आज काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है और बने रहिए एंड तक। जिस बंदे ने अपने आप की 1 घंटे की वैल्यू नहीं डाली, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि भाई मेरे 1 घंटे की वैल्यू शायद 10,000 है, राइट, उससे नीचे कोई भी काम है ना उसको टच नहीं करना। बट एक इनिशियल लेवल पे सर, अगर सपोज एक मिडिल क्लास है, एक नॉर्मल ठीक है। पर्सन है, एक इनिशियल लेवल पे होता है ना कि हमें खुद से ही सब कुछ करना होता है, सो वो कैसे डेलीगेट कर पाया? ये जो बोला ना, ये अगर आप समझ गए, मैं दोबारा से कंफर्म करूंगा आपकी ऑडियंस, आपने क्वेश्चन बहुत जबरदस्त पूछा, ऑडियंस को हेल्प करेगा ये। एक्चुअल में क्या होता है भाई, द रियलिटी इज कि आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डाल लिया कि मेरे 1 घंटे की जो वैल्यू है वो 10,000 है, राइट, डॉलर नहीं रुपए है, तुम्हारे पास का नहीं, तुमसे नहीं हो, सबसे नहीं हो पाएगा, 10% लोगों से बात कर रहा हूं। जब तुम्हें पता कि मैं मेरे घंटे की वैल्यू ये है, उससे नीचे कोई काम नहीं करना है, उसका मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि आपको यार लाइट ठीक करवानी है, क्या 200 रुपए 300 रुपए लगेंगे, कुछ भी लगेंगे, आपको ये समझना ये माइंडसेट प्रॉब्लम है। माइंडसेट प्रॉब्लम ये है कि जब आपको पता लगे मेरे घंटे की इतनी वैल्यू है, मेरे को इससे नीचे कोई काम नहीं करना है, दैट मीन्स कि आप अपने काम पे फोकस ज्यादा कर सकते हो, एग्री, राइट, और उस काम को आप डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना भी कर सकते हो। जो सेम लड़के के साथ मैं कल बैठा हुआ, उसकी कंसल्टिंग कर रहा था मैं, ओके, उसको पता है कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। वो क्या कर रहा है, जो अपना फोकस है ना बिजनेस से, उसको हटा सकता है, और उसके हटने से क्या हो रहा है कि जो बिजनेस उसका ग्रो नहीं कर पा रहा। अगर भाई वो अपना बिजनेस पे फोकस कर ले, और मैंने उसको कल बोला, मैं कहा भाई अगर मैं तेरी जगह पे होता और मेरे बाप ने इतना मेरे को सेटअप करके दे दिया होता ना, मैं 1 लाख करोड़ का बिजनेस बनाता इसको। उनका एक्चुअल में बहुत तगड़ी मार्केट है जो वो काम करते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि प्राइवेसी रीजन है, इस करके मैं थोड़ा सा उसको मतलब छुपा के रखना पड़ता है, प्राइवेसी करके, राइट। तो मैंने उसको बोला, मैं कि जब तक तू 100 करोड़ पे नहीं ना पहुंचेगा, ना तेरे को स्टॉक मार्केट करनी है, ना तेरे को रियल एस्टेट करनी है, तेरे को कुछ नहीं करना है। फोकस जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को आप बहुत ज्यादा जल्दी स्केल कर सकते हो, आप रियल एस्टेट में नहीं कर सकते हो। मैं 5 डिफरेंट बिजनेसेस के रिटेनर पे हूं। रिटेनर का मतलब है वो हर महीने मेरे को पैसे देते हैं, चाहे मैं उनको कंसल्टिंग करूं कि ना करूं। वो बड़े बिजनेसेस हैं, वो अपने बिजनेस पे फोकस करते हैं, वो मेरे को हायर करते हैं कि भाई हमें तो सलाह दे, हमें एडवाइस दे कि प्रॉपर्टी हमने कहां करनी है। ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस है जिनकी टर्नओवर कम से कम 40-50 मिलियन है, ठीक है, ओके, $1 मिलियन, गरीबों सो वो टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हैं, राइट। उनको पता कि भाई हम एक्सपर्ट हैं, हमें यही करना है, दैट्स इट, ओके। लेट द एक्सपर्ट्स डू द रेस्ट, कि भाई ये बंदा है, हमें पता है कि प्रॉपर्टी वाला इसको पता है, सब कुछ पता है, दैट्स इट, लेट हिम डू इट। यही जो आपका क्वेश्चन है ना, वो यही है कि जब तक आप अपने काम पे फोकस नहीं करोगे, जिसमें आप माहिर हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप अपनी पोटेंशियल को लिटरली किल कर रहे हो कि भाई मैं इस बिजनेस को डबल कर ही नहीं सकता। सो जिसको ये बात समझ आ जाएगी भाई, वो ये काम करना छोड़ देगा। एंड होपफुली $10 मिलियन की एडवाइस मैं इनको ऑलरेडी दे चुका हूं, ये अप्लाई कर लेंगे तो ये वाकई में मिलियनर बन सकते हैं। डेफिनेटली सर, आई टोटली एग्री विथ यू, बिकॉज मुझे भी ये लगता है कि डेलीगेशन बहुत जरूरी है, कि लाइक प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने आप को कि आपके लिए आपका मेन काम कौन सा है, अपार्ट फ्रॉम डेट, जिससे आपको जिसमें अगर आपको लाइक 80% रिजल्ट मिल रहा है, अगर 10% आउटपुट डाल के, तो वो आपको प्रायोरिटीज रखनी चाहिए। बट अगर आप 20% के लिए बार बार वही सेम एफर्ट्स लगा रहे, तो आई थिंक कि उससे लाइक ग्रो नहीं हो पाएगा। वो सर्वाइव कर पाएंगे बट ग्रो नहीं हो पाएगा। बट सर एक कॉमन प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में क्या होता है, बेसिकली आपका तो ग्लोबल एक्सपोजर है, बट एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं Tier 2 Tier 3 के हिसाब से भी बात कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि मेजरली हमारी ऑडियंस सारी जगह से है। सो वहां पे क्या होता है कि किसी ने फ्लैट लिया, वो लेता है EMIs पे, बट उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया, कि लाइफ मैंने अपना ड्रीम अचीव कर लिया, ऐसा कर लिया। बट यहाँ पे एक रिच लोग होते हैं, वो फ्लैट लेते लाइक या बंगलो या प्लॉट लेते वो एसिड बिल्ड करने के लिए, एक कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए। सो क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में, या इनको कैसे वो फिगर आउट कर सकते हैं, या फिर एक EMI से वो एक लाइक HNI लेवल में या हाई इनकम लेवल पे कैसे जा सकते हो? गरीबों सीख लो, कहा तो मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ। जो अमीर लोग होते हैं ना भाई, वो फ्लैट्स नहीं खरीदते हैं। एग्री। अगर तुम्हें फ्लैट्स लेने ना, उससे अच्छा आग लगा दो अपने पैसे को, ज्यादा बढ़िया, नहीं तो मेरे अकाउंट में डाल देना, मैं डबल करके वापस दे दूंगा। राइट। अमीर लोगों को पता है कि वैल्यू जो होती है वो लैंड में होती है। वैल्यू
फ्लैट्स में नहीं होती, क्योंकि जो जो फ्लैट्स होते हैं वो डिप्रीशिएट होते हैं। या गाड़ी नहीं डिप्रीशिएट होती है, राइट अप्रिशिएट नहीं होती है। पर जो एक्सक्लूसिव घड़ियां होती हैं राइट वो अप्रिशिएट करती हैं। राइट ये अमीर लोग समझते हैं, आप नहीं समझते हो। फिर आप रोते हो, हाय मेरे से नहीं हो पा रहा, मैंने तो ईएमआई ले ली, अब मैं बिजनेस कैसे रन करूंगा। हजारों मैसेजेस हमारे इनबॉक्स में पड़े हुए हैं भाई, हजारों। या वो पता है कहते हैं, हाय हाय भाई मैंने तो गलती कर ली, मैंने घर ले लिया। मैंने क्या हुआ भाई, कह रहे घर ले लिया भाई, अब तो मेरे से ना बिजनेस हो सकता है ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने उसको बोला बेच दे फिर। या उनको फिर नहीं नहीं मेरा घर है जी, कैसे बेच दूं। इनको बोलते हैं इमोशनल फूल, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो सब इमोशंस के बेस पे करते हैं, इसलिए वो पहनते हैं जो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। यस वो करते हैं जो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। स्टारबक्स की कॉफी पीने की आपकी औकात नहीं है क्रेडिट कार्ड के बिना, अब फिर भी पहुंच जाते हो लेने। तुम्हें कौन सियाना बोलेगा, वो तो कौन तुम्हें समझदार बोलेगा भाई मेरे पास पैसे नहीं है ये सब करने के, मैं फिर भी कर रहा हूं। कौन बोलेगा भाई बताओ। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। या मैं बिलियनर्स के साथ भी काम करता हूं, वो ऐसा काम नहीं करते हैं। राइट वो कहते हैं भाई इमोशंस को बाहर रखो, क्योंकि पैसा जो है इमोशंस की केयर नहीं करता भाई। राइट पैसा कहता है भाई मेरे को वहां लगा जब मैं डबल हो सकता हूँ, दैट्स इट, मेरे को तेरे इमोशंस को लेना देना नहीं है। भाई जो मैं बोलने वाला हूं, या अगर इनको समझ आ गया या तो ये मिलियनेयर डेफिनेटली बन सकते हैं। वो ये है कि भाई जो पैसा है ना, जितना अपनी छाती के साथ लगा के रखोगे ना, उतना तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। एग्री लेट द मनी फ्लो। या अब मैं आया हूं, या मुंबई आया हूं, राइट। राइट अब मैंने क्या करा, इंडिगो पे पैसे खर्चे, वहां की फ्लाइट करवाई, राइट फ्लाइट से आने पहले मैंने स्टारबक्स में कॉफी पी, क्रेडिट कार्ड पे नहीं पीता मैं, वहां पे खाना खाया, क्रेडिट कार्ड पे नहीं मैं करता ये सब चीजें, अफोर्ड कर सकता हूं तभी करता हूं, राइट। तो ये क्या है कि आप जो है वो जो अपना पैसा आप कमा रहे हो वो बांट रहे हो। आप जितना बांटोगे आपके पास उतना वापस आएगा। और जो गरीब लोग होते हैं, और गरीब लोग वो होते हैं जिनका माइंडसेट पुअर होता है। जब भी मैं गरीब और अमीर की बात करता हूं, उनके माइंडसेट का फर्क है भाई, कुछ फर्क नहीं है। वो भी आपके जैसे ही है, वो भी मेरे जैसे ही है। राइट बिलियनर भी है, वो ऐसे ही है भाई, बस वो इमोशंस को साइड पे रखते हैं और जो जरूरी है वो करते हैं। राइट दैट्स इट। जितना पैसे को अंदर रखोगे ऐसे छुपा छुपा के, उतना नहीं मिलेगा। जितना बांटोगे या जितना स्पेंड करोगे उतना ही आपके पास आएगा। ओके और ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है इंडिया में बहुत ज्यादा है, बट ये एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है वो ग्लोबल लेवल पे भी है। राइट सो यस, इंडिया में भी है, इंडिया में ज्यादा है, बिकॉज हमें पता क्या होता है, छोटे होते से ही बोला जाता है जब हम छोटे होते हैं, अरे पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा कुछ करना पड़ता है, ये सब ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ, आई एग्री, करनी पड़ती है, राइट। आपको स्टार्टिंग में करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। हम जब बैंकरप्ट थे ऑलमोस्ट, हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट था, जब हम 18 साल का था तब हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे। तो मैंने वो देखा है। रीजन से सर, वो रीजन ऐसा था कि देखो, जो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, राइट एग्री, राइट। सो मेरे पापा जो थे वो 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। ओके ओके तो उनको बहुत लाड प्यार से पाला गया था, राइट। और मेरे दादाजी थे वो बहुत अमीर बिल्डर डेवलपर है, तो मैं थर्ड जनरेशन रियल एस्टेट, हाँ मैं थर्ड जनरेशन रियल एस्टेट हूँ, राइट। तो क्योंकि वो सबसे छोटे थे, तो जब भी वो पापा के पास जाते थे ना, अपने पापा के, जो कि मेरे दादा हो गए, वो कहते थे भाई कि मेरे को पापा जी बोलते थे कि पापा जी मेरे को नोट दे दो। ओके ओके। तो वो पापा जी ना, दादाजी मेरे एक नोट देने की कोशिश करते, तो मेरे पापा कहते ना 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 ना, पूरी खद्दी दो मेरे को। खद्दी का मतलब 100 का पूरा। तो जो बंदा ऐसे पला हो, अच्छा। मेरे को लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि बाप होता है, बाप हमेशा बाप ही रहेगा। मेरे को लगता है कि उनको वो शायद वैल्यू जो लूज करनी उन्होंने। ओके, यानी मतलब जो जिसने जैसे मांगा वैसे उनको मिल गया, तो ज्यादा मिल गया। एक मांग रहे 100 मिल रहा है। ओके। सो ये मेरे को लगता है, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैं एक बात यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहता हूँ। ये एक चीज जो मेरे पापा की ठीक नहीं थी, बाकी जो 99 चीजें उन्होंने जो करी हैं वो जबरदस्त थी। वो मेरे बाप जैसा बाप कोई नहीं हो सकता। मेरे को तो पता नहीं वैसे कोई री इनकारनेशन होता है कि नहीं होता, वैसे मेरे को पता नहीं है। अगर वो होता है तो मैं यही बाप चाहूंगा हर बार, राइट। क्योंकि जो उन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में मेरे और मेरे भाई के लिए करा, वो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई।
लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी फैमिली को पालना, पोसना, सब कुछ करना बहुत हार्ड काम है, या और उन्होंने वो करा। मेरे को लगता नहीं कि वो मैं कर पाऊंगा। सो गोइंग बैक दैट, कि उनकी जो फाइनेंशियल नॉलेज थी, वो फाइनेंशियल नॉलेज के ना होने करके वो उनसे कुछ डिसीजन ऐसे लिए कि जहां पे उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड लिया, दूसरा क्रेडिट कार्ड लिया, फिर बस वो ट्रैप में करते 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 फंस गए। सो इसी करके हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे। बट दैट्स ओके, मैंने कंप्लेन नहीं करी भाई, रोया नहीं मैं। ग्रेट, रोया नहीं। ये एक विनर माइंडसेट होता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना भगवान एक बार परिस्थिति देता है कि लाइक आपको एक प्रॉब्लम देगा, उसको आप कैसे टैकल कर रहे हो वो डिपेंड करता है। काफी लोग 90% लोग गिव अप भी कर देते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे विन करके स्ट्रांग निकलते हैं, एंड वो एक्सपीरियंस वो इतना सीख जाते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें फिर कभी दिक्कतें नहीं आती है। 100% भाई। या क्योंकि जब आपने वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट बहुत जल्दी, जब आप 18 साल के हो, देख लिया। अब मैं क्या सोच रहा था, मैंने क्या इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, राइट, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। पर मैंने वो ये सोचा कि भाई ये हुआ क्यों, राइट, ये हुआ कैसे। इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरे को भाई, मैंने ठान लिया भाई, अगर काम करना तो बैंकिंग में काम करना, नहीं तो नहीं करना। इसीलिए मेरे जो फर्स्ट हाफ ऑफ द जो जिंदगी है मेरी, उसमें मैंने सिटी बैंक यूएस में काम करा, बार्कलेज बैंक यूके में काम करा, बैंक ऑफ न्यूजीलैंड है वहां पे काम करा, बिकॉज मैं वहीं पे करना चाहता था। ताकि मेरे को नॉलेज मिल जाए। सो फिर सर ये इंडिया से आप लाइक अब्रॉड का सफर कब चालू हुआ? हाँ, सो मैं लेट टीन्स आप बोल सकते हो। लेट टीन्स में जब मैं था, मैं न्यूजीलैंड में फिर चला गया था, तो ऑब्वियसली मैं बड़ा वहां पे हुआ, क्योंकि मेरी बुआ जो थी, जिन्होंने हमें पैसे दिए थे जब हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे, वो न्यूजीलैंड में ही थी। सो उस करके मैं उधर चला गया, और वहां से फिर शुरू मेरी दास्तान हुई, दोबारा से स्टोरी शुरू हुई। सो वो बहुत बढ़िया रहा, मतलब बढ़िया ऐसे कि मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। डेफिनेटली, मतलब ऐसा कुछ सीख लिया मैंने कि ऐसा एक्सपोजर शायद जिंदगी में शायद किसी को मिल ही नहीं सकता। टेल मी 1 to 2 इंसिडेंट्स जो आपको बहुत ज्यादा आपके इमोशनली कनेक्ट हो, और जिससे आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा वैल्यू मिली। अपने साथ रहना, मैंने अपने साथ रहने की आदत डाल ली थी। उसमें क्या होता है कि आप अनटचेबल हो जाते हो फिर। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये 90% लोग, इनफैक्ट 95% लोग ये कभी नहीं कर पाएंगे जो मैं बोलने वाला हूं। पर अगर ये कर लेंगे तो ये मिलियनर जरूर बन जाएंगे। बिलियनर का तो पता नहीं, पर मिलियनर जरूर बन जाएंगे। अगले एक साल अपने दोस्तों को छोड़ दो, अपने रिलेटिव्स को छोड़ दो, कुछ मत करो, सिर्फ अपने साथ बैठो। राइट, एग्री। कुछ मत करो। जो बंदा ये कर लेगा, मेरे को लगता है शायद 1% लोग भी नहीं कर पाएंगे ये जो देख रहे हैं। 1%, मतलब 99% मतलब ये लोग नहीं कर पाएंगे। शायद 1% लोग कर पाएंगे, दैट्स इट। 99% नहीं कर पाएंगे, पर जो ये कर लेगा भाई वो मिलियनर बन जाएगा, गारंटेड है। आई टोटली एग्री। बिकॉज क्यों मुझे लगता है, रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, लास्ट 8 to 9 मंथ हो गए मैं अपने होम टाउन नहीं गया अभी। एंड पहले लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, एंड काफी सारे दोस्त थे जिनसे मैं कनेक्टेड होता था, बट ड्यू टू सम रीजन या किसी वजह से, या फिर मैं अपने काम को बढ़ाने की वजह से मैं अपने ऊपर ही बिजी हो गया। एंड मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ लाइक जो मेरी थिंकिंग पावर थी एट दैट टाइम, आज से 6 मंथ पहले, या अभी का जो मेरा पैटर्न्स है वो फार डिफरेंट है। एंड देन उसके अलावा अगर मैंने पिछले 6 मंथ की ग्रोथ जो मैंने अपनी देखी है, वो काफी लाइक अनप्रिडिक्टेबल है कि मैं उसे सोच ही नहीं सकता हूँ। एंड लाइक इवन मैंने अपने बिजनेस में भी एट दैट टाइम ग्रो किया, पर्सनल लाइफ में लाइक पर्सनल हेल्थ एंड ऑल सारी चीजों में मैंने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप तीनों को ही प्रॉपरली बैलेंस किया है। सो आई थिंक मुझे भी लगता है कि अगर 1 साल किसी ने अपने आप को दे दिया तो गेम चेंजिंग है। गेम चेंजिंग है भाई। पर नहीं कर पाएंगे 99% लोग भाई। फिर वो क्या चाहते तो तुम मिलियनर बनना हो, नहीं गरीब रहोगे, क्योंकि माइंडसेट ही गरीब वाला। अगर मुझे लगता है सर कि अगर हमें मिलियनर बनना है जी, तो कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। कंफर्ट जोन क्या होता है भाई, वो तो हो नहीं सकता। बिकॉज समटाइम क्या होता है, आज भी लाइक मेरे एरिया में या मैं Tier 2, 3 मेरे विलेज साइड में मैंने देखा है। आप कहाँ से हो? मैं बालाघाट मध्य प्रदेश। अच्छा, नियर बाय नागपुर बॉर्डर है। ठीक है। सो वहां पे क्या होता है, वही बैचलर लोग शाम को टपरी पे जा रहे, चाय पे जा रहे, चाय सिगरेट सुट्टा, मतलब जो वो लड़कियों को देखना भी होता है। डेली लाइफस्टाइल यही है। लड़की को भी देखते थे, लड़की को भी देखते। सो ये बेसिकली कॉमन यही चलता है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि
अगर वो लोग या जिन्हें भी अपने ऊपर में काम करना है, एटलीस्ट वो अगर अपने डिटेल में अपने ऊपर में काम करता है, इम्प्लीमेंट करता है, जो भी उसे अचीव करना है, तो डेफिनेटली 1 ईयर में उसे एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मे बी अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो वो ऐसा कुछ सीख जाएगा कि वो लाइफ में बहुत आगे चले जाएगा। नहीं भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो सक्सेस हो जाएगा। ओह, वो 1 साल के बाद वो पता क्या करेगा, उसको आदत पड़ जाएगी, वो कहेगा यार नहीं यार, ये मेरे को बकवासबाजी चाहिए ही नहीं है यार, ये या ना ये बकवास दोस्त चाहिए मेरे को, ना ये बकवास रिलेटिव चाहिए या जो मेरी मदद नहीं कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। डेफिनेटली। तब आपको समझ आ जाएगा भाई नहीं यार, ये तो मतलब बकवासबाजी है। क्योंकि तब आपको सोच आपकी ऐसी पहुंच जाती है, आप कहते हैं यार क्या जिंदगी है यार, कितना कुछ कर सकता हूं मैं। फिर आप ड्रिवन हो जाते हो, फिर आपको पता कि मैं किसी पर्पस के लिए काम कर रहा हूँ, फिर आप अपने लिए काम करना छोड़ देते हो, फिर अपने परिवार के लिए काम करते हो, अपने माँ बाप के लिए काम करते हो, आपका ड्राइव कुछ और होती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिनको लगता है, अभी चुभने वाली है बहुत सारे लोगों को, पर मैं बोल देता हूँ, मैं डरता तो कुछ ऐसे ही मालिक ने बनाया तो बस इसलिए बोल देता हूँ। सीक्रेटली तुम्हारे जो दोस्त है ना, वो तुम्हें फेल होता देखना चाहते हैं। पता क्यों? क्योंकि वो उनकी खुद की इनसिक्योरिटी होती है, वो उनकी खुद की इनसिक्योरिटी करके वो कुछ बड़े स्टेप्स नहीं लेते जिंदगी में, और वो यही चाहते हैं कि तुम भी ऐसा करो, बिकॉज वो नहीं कर पाए, और वो सीक्रेटली खुश होते हैं, यू नो व्हाट यार, मैंने नहीं ना कर पाया, इससे भी नहीं हुआ। एग्री। समटाइम पर आपको बताएंगे नहीं वो, या बताएंगे नहीं आपको, इनर लेवल में मुझे लगता है ऐसा होता है। बट सर आई थिंक मुझे लगता है हम लोग टॉपिक के बहुत आगे चले गए हैं। हमें बैक टॉपिक आना चाहिए। जी जी बिल्कुल, बिकॉज हम लोग बहुत डीप में चले गए हैं। अरे सच बता रहा हूँ भाई, गारंटी दे रहा हूँ, या जिंदगी में ऐसी कोई चीज है जो आप नहीं कर पाओगे। बिजनेस बनाना, बिजनेस बना लोगे, प्रॉपर्टी खरीदनी, प्रॉपर्टी खरीद लोगे, कुछ भी पैसा कमाना ना कमा लोगे, अगर तुम ये ठीक कर लोगे। एग्री। और हम अभी माइंडसेट की बात ही कर रहे हैं, हमने तो अभी रियल एस्टेट की बात नहीं करी। अभी तो हम लोग टॉपिक में आए हैं। क्योंकि इट डज नॉट मैटर भाई, चाहे आप रियल एस्टेट कर रहे हो, राइट, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक्स कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए अगर आपका ये ठीक नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, गारंटेड डन। आई टोटली एग्री। सो सर, जैसे बेसिकली अभी आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है जी, जैसे कि आप स्टॉक्स बोलो, रियल एस्टेट ले लीजिए, या क्रिप्टोस, NFTs, किसी भी चीज में। अब मेजरली क्या होता है राइट नाउ, जैसे मेरी एज 25-26, राइट, गुड। अब हम लोग की एज में क्या होता है कि हम लोग इसमें उतना पैसा नहीं होता, लाइक एक रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करना तो थोड़ा लार्ज अमाउंट चाहिए, ठीक है। बट हम लोग जैसे हम लोग बेसिकली प्लान करते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्टॉक्स में डाल दें या थोड़ा म्यूचुअल फंड में डाल दें। सो आपके वजह से क्या राइट स्ट्रेटेजीज है कि अगर हमें रियल एस्टेट में आना चाहिए तो एक एटलीस्ट डिसेंट अमाउंट कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और कैसे हम लोग रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाए? द रियलिटी इज भाई कि जिसको गेम समझ आ जाती है ना, उसको पता चल जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। मैंने अपनी पहली डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ $10,000 से करी थी। और वो मैंने क्या करा था कि $10,000 दिए, जैसे हम बयाना बोलते हैं जिसको, तो और उसका पोजेशन जो था मैंने 18 महीने बाद लिया था। मीनवाइल मैं ऑलरेडी उस घर के अप्रूवल ले चुका था, उस घर पे 5 घर और बनने थे। लाइक वो प्लॉट था, लैंड था, या वो उस पे ऑलरेडी घर था, तो उस पे 5 घर बन सकते थे, वो जो एग्जिस्टिंग घर को तोड़ के। तो मैंने काफी बड़ा था, लैंड काफी बड़ा था। तो मैंने उसको ये बोला, मैं ये लो $10,000, 18 महीने बाद मिलूंगा। 18 महीने के बाद क्या हुआ कि मैंने तब तक उसका अप्रूवल ले लिया। तो अप्रूवल लेने के बाद ऑब्वियसली उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर चली गई, तो मैंने बिना कुछ करे उस प्रॉपर्टी में पैसे कमा लिए। अब ये कितने कमाए ये नहीं बताऊंगा, तुमसे हजम नहीं होगा, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। 90% लोगों से बात करो, तुमसे ना हो पाएगा। सर टेल मी, एक रियल एस्टेट में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो एवरेज रिटर्न कितना निकल सकता है एनुअली, या क्या प्रेडिक्टेबल होता है? सो शुभम, ये ना डिपेंड करता है आप कौन सी फेज में खड़े हो। हर एक बंदे की ना फेज डिफरेंट होती है। आप जो अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको बोलूंगा आप अभी एक्विजिशन फेज में। एक्विजिशन फेज का मतलब ये है कि अभी आपको पैसा कमाना है ताकि आप पैसा जल्दी से कमा लो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यील्ड पे नहीं फोकस करना होता, आपको ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो जो एवरेज रिटर्न आप देख रहे हैं रियल एस्टेट में 10 से 12% इंडिया में आराम से हो रही है, क्योंकि मैं खुद का पैसा भी इन्वेस्ट करता हूँ, राइट। पर मैं खुद ओन नहीं करता हूँ, ये फिर कभी सही है, गरीबों के समझ के बाहर है। या अगर हमारे इसमें 1000+ कमेंट्स हो जाएंगे तो हम लोग सर से फ्री सीक्रेट्स खुलवाएंगे, सर उसके बाद फिर से रिकॉर्ड करेंगे। सो गाइस, 1000 कमेंट्स, जो जिनका माइंडसेट बढ़िया होगा ना सिर्फ वही कमेंट करेंगे।
बाकी अरे यार ये बकवास है, क्या बोल रहा है। या एक्चुअल में आप कभी किसी बंदे के साथ बैठे नहीं हो, गारंटी दे रहा हूं। ओ जो बंदे अजम्पशन देते हैं ना कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, वो एक्चुअली में किसी रियल एस्टेट के एक्सपर्ट के साथ बैठे नहीं हैं आज तक, ओ और उनसे उनसे कभी पूछा नहीं कि भाई इसमें क्या क्या मैं कर सकता हूँ। गारंटेड है अगर वो किसी के साथ बंदे के साथ बैठते जो उनको बताने के लिए सब कुछ राजी होगा, तो वो बता देंगे भाई इसके लिए मैं बहुत पैसे चार्ज करता हूँ। गरीबों, तुम मेरे को अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है, पर पैसा इतना बना दूंगा तुम कभी देखा भी नहीं होगा। या और मैं इतनी गारंटी से ये बोल रहा हूं क्योंकि मैंने 723 करोड़ की आज तक ट्रांजैक्शन करी जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। ओ 127 मिलियन डॉलर जस्ट तुम्हारे और इजी कैलकुलेशन देने के लिए। या दैट्स सो मेरे को ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें पता है जो मैं आपको ऐसे तो दूंगा नहीं। राइट, आई टोटली राइट, दूंगा मतलब थोड़ी सी चीजें दूंगा, समझ आएगी आपको। अभी तो बेसिक की समझ लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मतलब ज्यादा तो मैं आपको क्या ही समझाऊं। या आई टोटली एग्री। सो सर टेल मी, अगर किसी को अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है जी, सो क्या होता है, बहुत सारे ना स्कैम्स भी होते हैं समटाइम। जैसे मैंने मेरे सोसाइटी में काफी बार देखा है कि एक जगह पे मतलब एक जमीन पे किसी ने 2-3 लोगों को बेच चुका है। ब्रोकर स्कैम्स बोल सकते हैं आप इसे, या एजेंट स्कैम बोल सकते हैं। या समटाइम ऐसा होता है कि बिल्डर्स कमिटमेंट कुछ और करता है जी, और डिलीवर कुछ और होता है। Correct. कुछ टाइम पोजीशन नहीं आने आता है, कुछ टाइम में कुछ इकोनॉमिक ऐसे इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ टाइम में डिजास्टर, मतलब ऐसे बहुत सारे लाइक प्रॉब्लम्स भी आते हैं जी। सो टेल मी कि ऐसे 2 से 3 चीजें आप मुझे बताइए हमारी ऑडियंस को कि जब वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रही है तो जी। क्या क्या चीजों का ध्यान रखे जिससे वो स्कैम से बच जाए। पहले तो आप मेरे से स्कैम करना बंद करो। चाय बोली थी, आधा घंटा हो गया यार। सबसे बड़ा स्कैम तो आप मेरे साथ कर रहे हो। चाय बोली थी आधे घंटे पहले यार, ऐसा कैसे चलेगा यार। मैं नहीं बता रहा था, आपसे चाय नहीं दोगे। या चाय ला। सो एनीवेज चाय तो आ रही है, मेरे को पता लग गया। वैसे मेरे को हिलजुलती नजर पीछे नजर आ गया कि भाई लोग इधर उधर हो रहे हैं, तो मतलब चाय आने वाली है। या स्कैम से बच गया। स्कैम सबसे ज्यादा बड़ा तुम मेरे साथ कर रहे हो यार, क्या बात कर दी यार तुमने। एक्चुअल में शुभम भाई, द रियलिटी इज स्कैम होते हैं क्योंकि आप उनको होने देते हो। ओके, आप खुद इतनी ड्यू डिलिजेंस या चेक नहीं करते हो कि आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा ठीक है या नहीं ठीक है, ये बिल्डर कंप्लीट कर देगा कि नहीं करेगा। अब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है तो हायर कर लो ना किसी को। डेफिनेटली राइट, आप पैसा मतलब खर्च रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, कई लोगों की जिंदगी की पूंजी भी है। राइट, उन्होंने भाई बहुत, क्योंकि मैंने भी 10 साल लगा के $70,000 जोड़े थे, तो मेरे को तो उस टाइम में लगता था भाई ये 70 सब कुछ है ना। तो आपने भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो देख रहे होंगे भाई, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अपनी जॉब में बिजी हो, बिजनेस में बिजी हो, आप हायर कर लो ना। हमारा एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में और इंडिया में यही काम है कि हम क्या करते हैं, हम आपके लिए जो प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, हम उसकी ड्यू डिलिजेंस भी आपके लिए कर सकते हैं कि भाई ये बंदा ठीक है, इसे करना चाहिए। हम बहुत कुछ करते हैं, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा हम कैसे कैसे चेक करते हैं, मतलब एक चेकलिस्ट को फॉलो करके, एक चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं, पर हमारे और भी बहुत तरीके हैं जिससे हम सब करवाते हैं। डेफिनेटली। अब मैं समझदार को इशारा काफी है, गरीबों अमीरों को समझ आ गया क्योंकि उनका दिमाग चलता है। सो एनीवेज द रियलिटी इज कि भाई ये आपकी गलती है ना कि आप इनफ चेक नहीं कर पा रहे हो। आप पैसा लगा रहे हो बिना देखे। पर मैं बता दूं प्रॉब्लम क्या, गरीबों की, उनको सब कुछ इमोशन से है। वो पता क्या बोलेंगे, जो होंगे, अरे शुभम ने लिया यार, मैं भी ले लेता हूँ यार। अरे मेरी चाची के लड़के ने लिया यार, यार मैं भी ले लेता हूँ। अब सच बता रहा हूँ, ये इनको हजम नहीं होगी ज्यादातर लोगों को, पर मैं बता रहा हूँ। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जिसने मेलबर्न में, रियल एस्टेट एजेंट है, एक दिन पहले एक लैंड खरीदा, उसको एक दिन के बाद अपनी बुआ के लड़के को $1 लाख ज्यादा पे बेचा। 55 लाख रुपए एक दिन में। भाई जो मैं अभी बोलने वाला हूं, बहुत लोगों की जलने वाली है, पर रियलिटी है। अगर ये समझ जाएंगे तो ये बहुत अपनी जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं, गारंटेड। जो आपके दोस्त और आपके जो रिलेटिव्स है ना, वो क्या करते हैं कि भाई अगर उन्होंने कोई गलती कर ली है ना, वो चाहते हैं कि भाई आप भी वही गलती करो। डार्क फैक्ट। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा बढ़िया करो, क्योंकि जो उनकी इनसिक्योरिटी है ना, वो उनको अलाउ नहीं करती कि भाई आप उनसे ज्यादा आगे निकल जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, पर आगे बोलने का उनके पास कोई दम नहीं है। तो मेरे को पता नहीं लगता भाई कि वो क्या बोल रहा है,
बट मेरी एनर्जी मैं अपनी इतनी बचा के रखता हूँ कि भाई मैं उनसे भाई बॉदर भी नहीं करता हूँ। ओह दैट्स नाइस। जितनी तुम मेरी बात करोगे ना उतनी मेरे को एनर्जी मिलेगी। सो प्लीज ये करते रहना गरीबों, करते रहना बस ये, क्योंकि तुम हो इमोशनल, या मैं हूं स्ट्रेटेजिस्ट, डेफिनेटली। दिमाग से भी। और प्रॉपर्टी की तो चलो बात फिर कभी सही, वो तो है ही है। या मैं जितनी मेरी बात करूं उतना बढ़िया है, क्योंकि ब्रह्मांड में क्या होता है भाई, हर चीज वाइब्रेशन पे होती है। राइट और जितना आपको कोई नाम लेगा उतना ही बढ़िया है, राइट। चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। सो अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो प्लीज छोड़ना मत, हाथ जोड़ के तुम्हें बेनती है, मेरी बुराई करते रहना, या मजा आ जाएगा। बाकी आपने मेरे को स्कैम से बचा लिया, चाय आ गई है मेरी। दैट्स नाइस। जो आप मेरे साथ स्कैम कर रहे थे, आप तो बिल्डिंग की बात कर रहे थे, जो आप मेरे साथ स्कैम कर रहे थे चाय वाला, वो मेरे को आ गई। सो शुक्रिया आपका, चाय वाली बहुत बढ़िया चाय है। मेरे को चाय नहीं मिली सुबह से, या तो इसलिए मैं तड़फ रहा था कि भाई चाय दे दो मेरे को। शुक्रिया। या थैंक यू सो मच सर। तो सर मेजरली जी जैसे आपने बताया, आपने बहुत सारे लोगों को हेल्प भी करी है प्रॉपर उनकी रियल एस्टेट वेल्थ को ग्रो करने में और एक्सपांड करने में, और बना के भी दिया आपने। जी बट एक स्टार्टअप ओनर है, बिजनेस ओनर है, हाँ मैंने जी उनका देखा है कॉमनली जैसे ही थोड़ा उनको प्रॉफिट आता है ना, वो लोग फैंसी ऑफिस में इक्विपमेंट से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं जी इनिशियल लेवल पे। मुझे ऐसा लगता है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, कि लाइक उन्हें ना प्रॉपर बेसिक सेटअप के साथ में ऐसी एसेट्स को बिल्ड करना चाहिए कि जो उनके लिए पैसू कैश फ्लो और रेवेन्यू फ्लो भी बना के दे। सो व्हाट डू यू थिंक इसमें कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? सो भाई ये हम थोड़ा सा टच कर चुके हैं ऑलरेडी, पर मैं इसको क्विकली बात करता हूँ। ओके अब इसमें ना दो चीजें हैं। ओके अगर तो आपका बिजनेस है अमेजोन जैसा जो कस्टमर फेसिंग नहीं है, ओके तो आपको जेफ बेजोस से सीखना चाहिए कि भाई उसके पास वो टूटा सा टेबल ही था राइट। जब उन्होंने अमेजोन स्टार्ट करी थी। Right. दैट्स इट, उसने कोई पता नहीं। वो फोटो आज भी बहुत yeah. अवेलेबल है मार्केट Yes, में, yes. ठीक है, आप देख सकते हो। हम्म, तो अगर आपका कस्टमर फेसिंग नहीं है तो आप डेफिनेटली वो करो, पर अगर आपका कस्टमर फेसिंग है देन आपको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। राइट एग्री। मेरा बड़ा सिंपल सा मुद्दा है, या आप मकसद बोल लो, या बहुत क्लैरिटी है कि भाई पहले धंधा बनाओ। राइट राइट। अगर आपको पता है कि भाई ये धंधा जो है मेरे को बहुत मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट मांग रहा है Yeah. या इसको लगेगी, देन आप पहले उस पे इन्वेस्ट करो, भूल जाओ सब कुछ। वो मैं आपको बता रहा हूँ, कल रात को मैं कंसल्टिंग करके आऊं, मैंने उसको यही बोला, पहले 100 करोड़ पहुंच। या अभी तू 18-20 पे है, ओके जब तक 100 करोड़ पे तू नहीं पहुंचेगा तब तक तू कोई बात नहीं कर रहा। अगर तेरे पास वाकई पैसे आ रहे हैं राइट तो उसको तू बंदा हायर कर जो तेरे को इन्वेस्ट करने में हेल्प करे। सब कुछ करने की कोशिश मत करो। राइट। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम 18-19-20 करोड़ कमा रहे हो, भाई क्या मार्जिन है तुम्हारा? कह रहा भाई 15% मार्जिन आराम से ओके उनका है। ओके ओके। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा अगर मैं तेरी जगह होता ना, मैं उससे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ तो वो कहता यार मैं किसी बिजनेस कोच के पास गया, ओके तो वो बिजनेस कोच कहता मैं तेरे हेल्प कर दूंगा, तेरे सिस्टम बनवा दूंगा, तेरे सब कुछ कर दूंगा। मैं कहा तेरी तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, ओके क्योंकि जब तक मेरे को समझ आया करे यार अब मैंने बिजनेस टेक ओवर करना शुरू कर दिया 2020 से, या जो उसने मेरे को बातें बताई बेस्ड ऑन दैट मैंने उसको बोला तेरी तो प्रॉब्लम ये है ही नहीं है, ओके तेरी प्रॉब्लम है सेल्स की, तेरी प्रॉब्लम है मार्केटिंग की। ओके मैं कहा जो जितना पैसा कमा रहा है, तुम्हारी जो फैक्ट्रीज हैं, जो कोई आपके मोर्गेज नहीं है, कोई लोन नहीं है, मैं अगर मैं तेरी जगह होता ना, उनका घर भी बहुत जबरदस्त है भाई, ओके मोटी पार्टी है, मतलब बढ़िया पैसा कमाया उन्होंने। ओके ओके पर बिजनेस को स्केल करना हर एक की बस की बात नहीं होती। एग्री। तो मैंने उसको बोला, मैं अगर मैं तेरी जगह पे होता ना तो मैं 1 करोड़ सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे खर्चता। ओके अब ज्यादातर प्रॉब्लम ये है कि उन ज्यादातर लोगों के पास ये जिगरा नहीं होता कि भाई बस मैं कर दूंगा यार। बिलियनियर्स में और गरीबों में बस इतना सा फर्क है। या आई एग्री। बट सर इसमें ये भी तो होता है ना कि लाइक अब एक पर्सन है जिसने 20 करोड़ का रेवेन्यू या बिजनेस बनाया हुआ है, राइट? वो बिजनेस कुछ हायर भी कर रहा है, बट वो कैसे फिगर आउट करे कि ये बिजनेस कुछ मेरे लिए राइट है या बेस्ट है या ये मुझे हेल्प कर सकता है? बिकॉज समटाइम क्या होता है, कुछ बिजनेस कोचेस भी लॉस करवा देते हैं या फेल करवाते हैं, तो फिर उनमें एक फियर बैठ जाता है जिसकी वजह से। तो वो कैसे फिगर आउट करे कि कौन उनके लिए बेस्ट है, कैसे वो हेल्प कर सकता है? सो शुभम भाई, ये जो कर लेगा और जो समझ जाएगा, या उसकी जिंदगी में बिजनेस का बहुत बड़ा जो ब्लॉकेज हो सकता है, या ये हो सकता है कि उसको समझ नहीं लगे बिजनेस करना है कि नहीं करना, उसका आंसर है ये ऑलमोस्ट सब बिजनेसमैन यूज कर सकते हैं। ओके अगर आपका धंधा 999 दिन कोई पैसा नहीं कमा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसा डालना होता है, क्योंकि
ये Yeah. बिजनेस का दस्तूर है कि आपको Definitely. पैसा डालना पड़ेगा। Right. पर अगर 1000वां दिन है या और अगर वो पैसा नहीं कमा रहा, Yeah. दैट मीन्स इस धंधे को बंद करो ओके, और नया काम शुरू करो। डेफिनेटली। तो ये जो अप्लाई कर लेगा, ये सीखा मैंने किसी गुज्जू भाई से था, उसको बताना चाहिए भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, राइट? गुज्जू भाई पूरी रिस्पेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मजा वहां है। या ग्रेट सर, बिकॉज मुझे भी लगता है कि अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हो और राइट वे राइट स्ट्रेटेजी के साथ कर रहे हो तो डेफिनेटली रिजल्ट बना के देगा। बट समवेयर अगर तब भी वो रिजल्ट नहीं बना रहा है तो दैट मींस कि या तो आपके सिस्टम में फॉल्ट है या आपकी स्ट्रेटेजीज में मिस्टेक्स है या फिर आपका बिजनेस जो है कि वो एक स्टेबल हो चुका है या फिर अभी नहीं चला हुआ है। यूजुअली भाई सिस्टम्स बाद में आते हैं। ओके, अगर आपकी सेल्स ही नहीं है तो आप सिस्टम क्या करोगे उसका? राइट, सेल्स नहीं है, या पैसा कहीं से नहीं आ रहा, तो सिस्टम क्या करोगे? सेल्स जो है वो दुनिया की हर धंधे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जब आपके पास पैसा आ रहा है, दैट मीन्स कि आपके पास पैसा आ रहा है, कैश फ्लो है। या और अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, चाहे वो सिस्टम्स की प्रॉब्लम है, चाहे वो जिसकी भी प्रॉब्लम है, आप उस बंदे को हायर कर सकते हो, डेफिनेटली, राइट? सो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो सेल्स है। जो बंदा सेल्स नहीं कर सकता या जिसका बिजनेस नहीं आ रहा, और जिसका एक एक्सेप्शन नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया जबरदस्त हो, राइट, जैसे प्रोडक्ट हो टेस्ला जैसा, अब वो पहला था जिसने इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने की सोची, और वो पहला ही था जो कहता है कि भाई अगर प्लेन जा रहा, सॉरी अगर रॉकेट जा रहा है ऊपर तो वो वैसे का वैसे लैंड करे। Yeah. नासा ने कभी सोचा भी नहीं होगा भाई ये कर लेगा वो बंदा। राइट, सो एक यही एक्सेप्शन है, पर ऑफ कोर्स अगर प्रोडक्ट बहुत बड़ी तो आपकी सेल्स तो फिर भी होंगी, Yeah. और वो सेल्स से जो पैसा आएगा आप उसके साथ कोई भी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। पर ज्यादातर प्रॉब्लम लोगों की सेल्स और मार्केटिंग की होती है, उसके बाद सब हो जाता है, क्योंकि मैं बिजनेस कोचिंग करता हूँ। या तो डिपेंड करता है भाई साहब कि भाई आपका गोल क्या है। सबसे पहले गोल करो, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हमें रीच आउट कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया से, जिनके पास पैसा बहुत है। वो कह रहे हैं भाई हमने यहीं पे रहना है, पर हमारे बच्चों को बाहर निकाल दो। सो उसको भी हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास हर कोई बंदा है, जैसे कोई इमिग्रेशन से है, चाहे जो भी मर्जी है, हमारे पास वो बंदे का एक्सेस है, तो हम उनको आपको दे सकते हैं ताकि आपको वो तरीका बता सके। हमारा काम है फैसिलिटेट करना कि भाई जो भी आपको काम करना है, वी कैन हेल्प यू दैट। राइट, या आई टोटली एग्री सर। बट इसमें सर समटाइम ऐसा होता है ना कि किसी ने अब्रॉड कंट्री में इन्वेस्ट किया, राइट, रियल एस्टेट में, जैसे मैं देख रहा हूँ हाल ही में दुबई में काफ़ी चल रहा है रियल एस्टेट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे लोग वहाँ पे दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आपका जो रियल एस्टेट अमाउंट है वो 10x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सो ये एक्चुअली में रियल एस्टेट में जब वो फॉरेन में अब्रॉड कंट्रीज में जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये बर्थफुल है या सिर्फ ये टैक्स बचाने का पैटर्न है क्या? देखो दुबई में तो भाई ब्लैक मनी जो है वो जा रहा है बहुत ज्यादा, उसको व्हाइट में कन्वर्ट किया है, which is part of the game। गरीबों को समझ शायद नहीं आएगी, पर अमीरों को पता है। वो इसलिए वो क्या करेंगे, इट्स बेटर फॉर देम, वो ये मैं पैसा कमा रहा हूँ, टैक्स कैसे बचाऊं। इमोशनल थोड़े कम होते हैं वो, इमोशंस उनमें भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल भी रूथलेस हो जाते हैं, इमोशंस उनमें भी होते हैं बट कम होते हैं। बट ज्यादातर जो लोग हैं ना भाई वो भेड़ चाल में ही है, और वो भेड़ ही है, 90% लोग तो भेड़ ही है। चाचे ने ले लिया, मामी ने ले लिया, पता नहीं किसने ले लिया, तो भी मैं ले रहा हूँ। एक्चुअल में हम ऑलरेडी नेक्स्ट दुबई जो है वो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, बताऊंगा नहीं पता, सब कुछ बताऊंगा। 1000 कमेंट्स कराओ पहले, फिर देखेंगे उसके बाद, उससे पहले कोई बात नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि बात ऑलरेडी हो चुकी है, शुभम बोल रहा है, जैसे बोला शुभम ने, 1000 कमेंट्स आएंगे तो पार्ट 2 होगा, उसमें थोड़ा सा मैं आपको और बोल के बताऊंगा। बट द रियलिटी इज कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट दुबई देखना है यार। हम डाटा ड्रिवन अप्रोच रखते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम यूज करके बता सकते हैं या प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे पैसा बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया में 15,000 सबर्ब्स हैं, उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ 25 सबर्ब्स में पैसा डाल रहे हैं अपने क्लाइंट्स पर। उसका रीजन है कि जो लोकल काउंसिल जो है, उसका रीजन है कि हमें पता है कि यहाँ पे पैसा बनेगा, बिकॉज वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन रहा है, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, वहाँ पे वो डिजायरेबल प्लेस बन रही है, बिकॉज लोग मूव कर रहे हैं, बिकॉज मेलबर्न की जो सिटी पॉलिसीज है उनसे लोग आ चुके हैं, इसलिए वो वहाँ जा रहे हैं। सो हमारा डाटा ड्रिवन अप्रोच होता है। 23 से 24 चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके बाद हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके पहले इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सो पर ज्यादातर लोग वही
अरे नहीं ले लेते हैं, छोड़ना यार, उसने भी तो लिया है, अच्छा ठीक है तुम्हारा पैसा है, आग लगाना है वो, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऑस्ट्रेलिया में सर ऐसी टॉप 3 सिटीज कौन सी है जिसमें लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? यहाँ पे डेवलपमेंट काफी अच्छे है, या वहाँ पे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स काफी आने वाले हैं, या ऐसे कुछ बूमिंग सेक्टर्स आने वाले हैं, तो ऐसे कौन सी 3 सिटीज हैं? भाई सबसे टॉप पे है क्वींसलैंड, जिसको हम ब्रिस्बेन बोलते हैं। सेकंड पे है आपकी एडिलेड, जिसको हम साउथ ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, उसको रीजन को, जो स्टेट को, और थर्ड है पर्थ, जिसको हम वेस्ट ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। तो ये 3 जो सिटीज हैं अभी के लिए सबसे मूविंग में सबसे ज्यादा। गुड क्वेश्चन भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। दूसरी बात ये है कि काफी सारे लोग मेलबर्न से अक चुके हैं, बिकॉज उनका दिमाग खराब हो चुका है मेलबर्न गवर्नमेंट का, तो वो कुछ भी लॉ पास कर रहे हैं। तो इसके लिए भाई लोग नहीं, एक्चुअली पैसा कहीं नहीं रुकता जहाँ पे बैड पॉलिसीज हो। एक किताब है स्टीव वॉशमैन की, व्हाट इट टेक्स, बहुत जबरदस्त किताब है। उन्होंने एक्चुअल में ज्यादा पैसा कमाया, वो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के थ्रू कमाया। उसकी किताब पढ़ने वाली है, उसकी किताब में ऑब्वियसली उसने मेंशन करा कि भाई ऐसा है कि आपको जहां भी इन्वेस्ट करें, चाहे वो देश है, चाहे वो सिटी है, चाहे वो कुछ भी है, उसकी जो पॉलिटिक्स है ना, उसको ध्यान रखना है कि उनकी पॉलिटिक्स कैसा है। अब जो हावियर मिले है, वो अर्जेंटीना का न्यू प्रेसिडेंट बना है। जब से वो बना है, अर्जेंटीना में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो चुकी है, बिकॉज उनको पता कि जो पॉलिसीज लेके आया था वो बहुत डिफरेंट थी। अब वेनेजुएला में कोई बंदा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, हालांकि वेनेजुएला का जो पेट्रोल रिजर्व है वो पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा पेट्रोल रिजर्व उनके पास है, पर वहां पे लोग इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनकी पॉलिसी लेवल बहुत बेकार है। एंटी बिजनेस पॉलिसी है, सोशलिस्ट पॉलिसी है। अब न्यूयॉर्क में आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब से नया जो मेयर बना है वहां पे जोरान ममदानी, जब से वो इलेक्ट हुआ है, बहुत ज्यादा पैसा ऑलरेडी फ्लो कर रहा है फ्लोरिडा में, टेक्सास में, क्योंकि पैसा भाई इमोशंस की केयर नहीं करता। पैसा कहता भाई मेरे को डबल होना है या मेरे को बनना है, दिस इज व्हाट आई केयर अबाउट। पर ज्यादा लोगों ने एनालाइज करने की शक्ति खत्म हो चुकी है, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं एक्चुअल में चल क्या रहा हूं। अब देखो, जब से मोदी जी आए हैं, राइट, इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी क्योंकि उनको पता है कि इनकी पॉलिसीज जो है ना वो वैसी हैं। अब कोई कांग्रेस आती तो फिर बस वही कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, उनकी पॉलिसीज ऐसी है ना कि बस हाँ भाई सबको फ्री दे दो, सबको फ्री दे दो, सबको फ्री दे दो। क्या क्या बताऊं, सच में बताऊं, कई बार ये कहता है यार क्या समझ भी, कई बार तो मैं बोलता नहीं हूँ, मैं बोलता इसलिए क्योंकि समझ नहीं आएगी, 99% लोगों को बातें समझ नहीं आएंगी, तो इसलिए मैं कुछ बातें बोलता ही नहीं कि भाई नहीं यार, क्योंकि तुम एनालाइज करने की शक्ति खत्म कर चुके हो। तुम्हें पता नहीं लग रहा कि चेस चल रही है, गेम चल रही है, करना क्या है और कौन सी गवर्नमेंट कौन सी गेम खेल रही है, क्या तुम्हें थोड़ा बड़ा अपने आप को बनाओ, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, थोड़ा पढ़ो तो भाई जिंदगी में चल क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है, हिस्ट्री में क्या हुआ था, आज से 80 साल पहले क्या हुआ था, आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, वो ही रिपीट हो रहा है आज। जो 1941 का जो कैलेंडर था वो सेम कैलेंडर है 2026 का। या मैं थोड़ा सा एयर इधर उधर हूँ, वो 1940s का जो कैलेंडर था वो 2026 का सेम कैलेंडर है। पैटर्न्स चल रही हैं पर तुम देख नहीं पाओगे, तुम्हारे पास वो क्षमता नहीं समझने की 90% लोगों के पास। सर जैसे भी आपने कहा कि जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो इन्वेस्टमेंट्स आने चालू हो गए हैं, सो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर में जैसे अगर मोदी जी की गवर्नमेंट रहती है थोड़ा बेसिक कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, तो क्या कैसा ग्रोथ हो सकता है इंडिया का रियल एस्टेट्स में या ग्लोबल सिटीज में, किस तरीके से लोगों को प्रेजेंस बन सकता है, लाइक फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सकते हैं कैसे? आपका पॉडकास्ट बंद हो जाएगा इसके बाद में जो बोलना मैं बोलूंगा तो सही, अब बुलाया तो है आपने मुझे दिल्ली से, तो मुंबई में पहला पॉडकास्ट है तो आपको बंद तो करवा के जाऊंगा भाई। 10 साल में जिसने इंडिया में रह के पैसे में कमाए ना, उसको चुटकी पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज्यादा है, और अगर ये पॉलिसीज ठीक रखेंगे तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी। अगर पॉलिसीज खराब करेंगे तो भाई पैसा जो है ना वो केयर नहीं करता इमोशंस, वो कहता है भाई पॉलिसी होनी चाहिए बिजनेस फ्रेंडली, पॉलिसी होनी चाहिए बढ़िया,
क्योंकि जहाँ पे मैं डबल हो सकता हूँ या जहाँ पे मैं बन सकता हूँ। Right. अगर तुम गलत पॉलिसी लाओगे, वेनेजुएला का यही हाल है और ऐसी बहुत कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड है वही, न्यूयॉर्क का भी यही हाल होने वाला, गारंटेड है। वहां से जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को एचएनआईज बोलते हैं वो भागेंगे। लेकिन क्या करूँ मैं, वो अगर मैं फ्री बसेस दूंगा आपको, फ्री सब कुछ दूंगा, भाई फ्री नाम की कोई चीज नहीं होती है, पर गरीबों की समझ के ये बात है कि उनको फ्री चाहिए सब कुछ। मुझे नहीं भाई मेरे को सब कुछ फ्री चाहिए, इसलिए भाई 90% लोगों को मेरी बातें समझ आएंगी नहीं, या उसको वो मतलब पचाने की क्षमता ही नहीं उनमें, क्योंकि सोच पाने की वो जो बुद्धि है ना वो उनकी गुम चुकी है, मतलब वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनको फ्री की आदत पड़ गई है। तो सर जैसे भी आपने कहा कि एक्शनाइज को मतलब फ्री का कुछ नहीं चाहिए, ऑलरेडी वो हाई नेटवर्क, एब्सोल्युटली राइट। सो टेल मी कि अगर एक्शनाइज कोई ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करता है जी। तो वो कैसे प्रॉपर्टी को इवैल्यूएट करे कि यहाँ पे सही है गलत है, और क्या स्टेप्स होने चाहिए, पहले स्टेप्स क्या होना चाहिए कि जिससे वो वेरीफाई और क्लियरिफाई कर पाए कि भाई वो कैसे कर सकते हैं। भाई वो सारे काम खुद नहीं करते, वो मेरे ऐसे कुछ प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, वो कहते हैं भाई ये ले पैसा। आज से 3 महीने पहले या 4 महीने पहले हमारे पास एक बंदा है, इन्वेस्टर था, उसने बोला ये लो $4 मिलियन करीब हो, अरे ये लो $4 मिलियन, 5 साल बाद मेरे को 7% की ग्रोथ पे पैसा चाहिए, मेरे को पैसा एग्जिट मारना 5 साल के बाद, पर 5 साल में इसको कोई हाथ नहीं लगाऊंगा, तू जिस प्रॉपर्टी पे बोलता है उसमें साइन कर दूंगा, क्वेश्चन नहीं करूंगा, पहले पैसे ले अपने, कह रहे ये पहले पैसे दे दे, उसके बाद काम शुरू करिए। उनको लेवरेज करना आता है भाई, गरीबों को लेवरेज नाम की कोई चीज नहीं पता कि लेवरेज होता है क्या, क्योंकि माइंडसेट खराब है ना, गरीब माइंडसेट है, अमीर और गरीब माइंडसेट होता है, क्योंकि जो जिसका माइंडसेट अमीरों का होता है ना, वो आज भी तो वो हो ही जाएगा दुनिया में तो, पर अगर आपका माइंडसेट ही गरीब है तो फिर आपका मुश्किल। नाइस। पर बेसिकली सर मैंने देखा है मेजरली जो होता है जी कि जो एचएनआईज हैं वो ऑलरेडी एक एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी भी सी होती है, लाइक उनका माइंडसेट ही वैसा होता है। और जो लाइक मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, ये लोग का ये होता है मेजरली कि जैसे वो लोग इवेल्युएट करते हैं कि रियल एस्टेट से हम लोग कितना बनाना है, किसी बिजनेस में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आउटपुट कितना आएगा। जैसे मेजरली मैं कहीं कल एक आर्टिकल देख रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था इंडिया में अगर हम रियल एस्टेट में डालते हैं तो सालाना ग्रो होता है 8% में भी 7-8%, और रेंटल इनकम मेरे ख्याल से इंडिया में 4 to 5% आता है, ज्यादा बोल रहा हूँ, 4% नहीं है। सो आई थिंक मैं एक बेसिक लेके चल रहा हूँ एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्री। जैसे दुबई में मैं एक नोटिस कर रहा था कि वहाँ पे 10% समथिंग कुछ आता है। सो एट दैट टाइम एज अ लाइक स्टार्टअप ओनर या जो गवर्नमेंट के पास एक माइंडसेट से कि उन्हें फिर रियल एस्टेट में जंप स्टार्टिंग में करना चाहिए, या फिर वो स्टॉक्स वगैरह वगैरह मेजरली क्या होता है 10 to 12% वो ईयरली बना देते हैं। सो क्या लगता है आपको, लाइक ये स्टॉक्स वगैरह में डालना चाहिए या रियल एस्टेट बेटर है एट दैट टाइम? सो मैं आपको एक मैथ देता हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो आपके पास 50 लाख है, ओके, आपने 50 लाख लिया, आपने डाल दिया भाई स्टॉक मार्केट ग्रो कर लिया 12%, चलो 10% में लगा ताकि थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए सबके लिए, मेरे लिए भी, क्योंकि मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ। 50 लाख है आपका, 10% स्टॉक मार्केट में बन रहा है, आप सिर्फ 50 लाख ही लगा सकते हो, राइट? उसमें आपको आ रहा है 5 लाख, 10% बन रहा है, 5 लाख आपका हर साल बन रहा है। अगर आप यही 50 लाख को आप प्रॉपर्टी में डालते हो, इसके साथ आप ना करके 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले सकते हो, क्योंकि आपको 20% डिपॉजिट डाल के बाकी 80% का लोन मिल जाएगा, राइट? और ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई उनको ये करना होता है कि ये 50 लाख लो, 5 लाख लो, बढ़िया, ठीक है, आपको ये करना कोई दिक्कत नहीं, लोगों को अपने पैसे को आग लगाने लगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। नंबर 2, अगर वो 2.5 करोड़ सिर्फ 8% पे ग्रो करेगा तो उसका कितना पैसा होगा वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं गलत बोलूंगा फिर तुम कमेंट करते हो, छिड़ जाते हो, और तो मेरे को मजा नहीं आता। 1 मिनट बता रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी शांति भी रखनी है मेरे को। अगर मैं 8% बोलूँ भाई तो मेरा 20 लाख, तो अगर आपको 5 लाख कमाना है हर साल तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे को 20 कमाना है, ठीक है? 5 कमाना का नो प्रॉब्लम, नंबर 1। नंबर 2, मान लो आप बुक मेंटेन कर रहे हो, आप स्टॉक मैनेज कर रहे हो, और आपके पास इन्वेस्टर है जिसकी आपके पास है 2, 5, 10 करोड़ की आपकी बुक मैनेज कर रहे हो, ठीक है?
आपके 10 करोड़ के वर्थ इन्वेस्टर्स हैं, वो आप मैनेज कर रहे हो, तो उनका पैसा आप डाल रहे हो, कमा के उन्हीं को देने की कोशिश कर, ठीक है। मैं हूं, मेरे पास है 1 लाख करोड़ की बुक है, मेरे पास 1 लाख करोड़ की बुक है, आपके पास है 10 करोड़ की। मैं मार्केट हिला सकता हूँ, आप नहीं कर पाओगे। जब आप गिरोगे तो अब शायद आपको कुछ बचेगा भी नहीं, पर मैं मार्केट तो पंप एंड डंप होता है। जो अगर आपको नहीं मानना ये सब बातें तो कोई दिक्कत नहीं, अपने इल्यूजन में आप रह सकते हो। जो अपनी ये अपने मन खड़क जिंदगी जो सजाई हुई अपने ख्वाबों में, वो अपना सकते, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे पास 1 लाख करोड़ है, मैं भाई आपके 10 करोड़ खा जाऊंगा, वो पता नहीं चलता, राइट। तो अगर आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मर्जी। सो इसी करके क्योंकि लेवरेज जो है वो रिलेशन में ज्यादा है। अब इसमें कई लोग बोलेंगे कि हाँ इसको लोन भी तो होता है, हाँ होता है, कोई नहीं होता, क्या दिक्कत है। अगर आपको 3 चीजें ये रियल एस्टेट की समझ आ गई, 95% ऑफ टाइम आप पैसे कमाओगे। नंबर 1 है स्ट्रक्चर। अमीर लोग कभी भी अपने घर, अपने इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे नहीं लेते, कभी नहीं लेते, क्योंकि वो कंट्रोल सब कुछ करते हैं। नंबर 2 है कैश फ्लो, क्योंकि वो लोन तो लिया, अब कैश फ्लो देने हैं, तो आपको कैश फ्लो मेंटेन करना, वो कैसे मेंटेन करना, वो फिर कभी सही, आज नहीं। थर्ड, ग्रोथ। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही तो आप उसको लेवरेज नहीं कर पाओगे। सो अगर जो 2.5 करोड़ की जो मेरे पास मान लो प्रॉपर्टी है, जिसका मैं सिर्फ 8% दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं ले रहा, 20 लाख बनता है, उस 20 लाख को मैं अगले साल यूज करके एक प्रॉपर्टी और ले सकता हूँ 1 करोड़ की। आपकी स्टॉक्स बॉन्ड्स भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपकी मर्जी है, बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 20 लाख कमाना, अगर आपको 5 कमाना तो दिक्कत नहीं। बिकॉज़ मुझे भी लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपको लेवरेज का गेम समझ में आ गया तो। जी तो सर बेसिकली ये मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है और ये एक यूथ के लिए है मेजरली। जैसे आज मेरी एज के बहुत सारे लोग हैं, हर कोई का सपना है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है रियल एस्टेट में, बट उन्हें बहुत मीट भी होते हैं, बहुत डर भी होता है। सो टेल मी एक गुड एडवाइस कि वो लोग कैसे अपना रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब चुभने वाला है तो पर बोलना तो है, ये बुलाया तो है। सबसे पहले अपने आप पे काम करना, ये इन्वेस्टमेंट, ये स्टॉक्स, ये बॉन्ड सब सेकेंडरी है, ओके। हमेशा से सेकेंडरी रहेंगे, ये कभी भी पहले नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपका दिमाग नहीं ठीक, आपका माइंडसेट नहीं ठीक, आप कुछ नहीं कर पाओगे, गारंटी है। तो सबसे पहले अगर आपके पास पैसे कुछ हैं, अपने आप पे इन्वेस्ट करो, एक मेंटर को हायर करो जो तुम्हारी मदद कर सकता है। क्योंकि जब अर्जुन कृष्ण के पास जाता है और दुर्योधन कृष्ण के पास जाता है, तो वो क्या कहते हैं, भाई क्या चाहिए मांगो। अर्जुन तो कह रहा भाई आप चाहिए तो मेरे को तो दुर्योधन कहता है ना, अच्छा ये बात होगी, चलो मेरे को फिर आपने नारायण नहीं सुना था। अब उसके पास सारे रिसोर्सेज थे, सब कुछ था, पर अर्जुन के पास एक ऐसा मेंटर था जो उसको बता रहा था कि भाई क्या 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 करके तू ये जंग जीत सकता है। सो एक जो मेंटर होता है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि मेरी जिंदगी जो मेरी मेंटर ने बदली थी, मेरे को कभी लगता था कि $70,000 से मैं 4 प्रॉपर्टियां 18 महीने में खरीद सकता हूँ, पर उसने मेरे को बताया कि भाई दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ गुड मेंटर डज। उसने मेरे को मदद करी, भाई मैं 18 महीने में $70,000 से 4 प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता हूँ और 2.5 साल में 7 प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता हूँ, सिर्फ 70,000। अगर मैंने उस पर बिलीव ना करा होता और अगर एक मेंटर ना हायर करा होता तो मैं वो वहाँ पे कहीं नहीं पहुँचता। पर आपका गरीब माइंड सेट करके या गरीबी दिमाग में जो कूट के भरी हुई है, उस करके कोई नहीं कर पाता। सो माइंड सेट ठीक कर लो, सब कुछ करोगे, नहीं करोगे तो फिर वहीं के वहीं रहेगा। सो उसके बाद रियल एस्टेट चूज करो, उसके बाद स्टॉक्स चूज करो, वो सब सेकेंडरी है, वो इम्पोर्टेंट है पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसको ठीक कर सकते हो, सब कुछ ठीक कर सकते हो। अब इनको लगेगा कि यार मैंने तो तुम तो पैसे कमा लिए, तो बाहर रहता था, ये वो बोलेंगे, मेरे को कमेंट भी करना, अच्छी बात है, थोड़ा वायरल हो हमारा कंटेंट, थोड़ा मजा भी है ना, 1000 कमेंट्स हो, इनका 10-15 हज़ार का गोल है सब्सक्राइबर का इस महीने, तो कर देना, इनको अचीव करवाना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, गाली नहीं मर्जी देना, अच्छा लगेगा मेरे को। सो ऐसे ही है भाई कि सबसे पहले इसको ठीक कर लो, बाकी सब बाद में ठीक हो जाएगा। इतनी सी मेरे को है कि हर कोई बंदा बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहता है, इसी करके वो फेल कर रहा है, उनके पास पेशेंस नहीं है। टोटली एग्री सर, बिकॉज मुझे भी ये लगता है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है
एक इनिशियल लेवल पे, जैसे लाइक जो मेरी एज है, मेरे पास में एनर्जी तो है बट एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों का। मैंने वो फेलियर्स देखे जो मैं एक एक्सपर्ट से सीख के आगे बढ़ सकता हूँ या वो हेड कर सकता हूँ। तो आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके साथ में एक्सपर्ट होना चाहिए, आपका एक मेंटर होना चाहिए जो अपनी गलतियाँ, जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को जो फेल हुआ है उससे आपको सिखाए ताकि आपका टाइम सेव हो और आप ज़्यादा ग्रो कर पाएं। सो मुझे ब्रो दिस इज द रियलिटी। मैंने मेरी जिंदगी ग्रैम ने बदली है, तो मैं उसका फॉरएवर ग्रेटफुल हूँ भाई। मेरी जिंदगी बदली उस बंदे ने, सो लाइक इज वेरी सब सेकेंडरी है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और काफी सारे वैल्यूएबल इंसाइट हमारे ऑडियंस को बताया। आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ इससे सीखने मिला होगा, और जो भी डाउट है रियल एस्टेट के रिगार्डिंग आप इसमें कमेंट करें। सर की वेबसाइट्स यहाँ पे होंगी, आप वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, कंसल्टिंग ले सकते हैं एंड आप आगे अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, शुक्रिया।